गुजरात में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। गुजरात के 4 जिलों जामनगर, राजकोट, भावनगर और जूनागढ़ में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। गुजरात की हम भारत में बात कर रहे हैं, जहां जामनगर में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। राजकोट एक ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है और ऐसे में भावनगर भी वो इलाका है जहां पर लोग त्राहिमाम हैं। जूनागढ़ में भी काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को हो रही है। तो भारत में इस वक्त अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा आफत की बारिश बनकर सामने आ रही है। लोगों के लिए अब जीना मुहाल हो चुका है। बाढ़ से 4 जिले प्रभावित हुए हैं। राजकोट, जामनगर में हालात बिगड़े हुए हैं और इसके साथ ही लोगों को बचाने के लिए अब वायुसेना जुटी हुई है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 2-3 दिन से कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू कराना पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों को बचाने के साथ साथ उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। तो गुजरात वो हिस्सा देश का जहां पर इस वक्त राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर ऐसे इलाके बने हुए हैं जहां पर बाढ़ और बारिश से काफी तबाही हो रही है और लोग परेशान हैं। गुजरात में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ इलाकों पर तो पूरी तरह से पानी का कब्जा है, जबकि रिहायशी इलाकों में पानी भरने से मुश्किल बढ़ गई है। लोग घरों में फंसे हुए हैं, तो पानी की वजह से उन तक मदद पहुंचाने में भी भारी मुश्किल हो रही है। खतरा बढ़ने के बाद वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाने में लगे हैं। और गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। जामनगर के पास नागेश्वर में फंसे लोगों को वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से बचाने में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जामनगर के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से कई लोग अपने घरों में फंस गए हैं, जिनके पास बचाव दल की टीमों ने इन लोगों को काफी देर तक कोशिश की है कि वो उस पानी से उन्हें निकालें और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना मदद में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। साथ ही किस तरह से लोहे के खंभों के जरिए एक ऐसा टेम्परेरी पुल जैसा बनाया जा रहा है जो लोगों के घरों से लेकर उस रेस्क्यू टीम के दूसरे हिस्से तक पहुंचे, जहां तक लोगों को पहुंचाया जाए और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट के जरिए सुरक्षित जगह ले जाया जाए जहां पर इस पानी की तबाही ना हो। तो लोग परेशान हैं। हम बात करें भावनगर की, जामनगर की और साथ ही साथ राजकोट की, जूनागढ़ की, ये 4 हिस्से गुजरात के इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही यहाँ पर बाढ़ और बारिश के बाद हो रही है। लोग परेशान हैं और लोगों को अभी इस बात का अंदाज नहीं लग पा रहा है कि कब तक इन हालात से वो बच पाएंगे, क्योंकि लगातार हर दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और अब आलम यह है कि सड़क से जाना वहां पर मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में एयरलिफ्ट लोगों को करना पड़ रहा है और इस एयरलिफ्ट करने में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक तरीका होता है जब आप किसी इंसान को किसी ऐसी जगह से जहां पर सैलाब ही है वहां से एयरलिफ्ट करना है। ऐसे में बहुत ज़्यादा एहतियात और सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो ये जो एयरलिफ्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत साधारण नहीं है। ये बहुत ही मुश्किलों का वक्त है इस वक्त गुजरात के उन लोगों के लिए जो इस वक्त बाढ़ और बारिश से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इन हालात से बाहर निकाला जाए। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गुजरात में इस वक्त बाढ़ ने, सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। गुजरात के सौराष्ट्र में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। पानी तो निकल गया लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। इलाके में बाढ़ की वजह से लाखों लोगों के लिए नुकसान का हिसाब किताब बनाया जा रहा है और लगातार कोशिश ये है कि इस नुकसान को जल्द से जल्द काबू किया जाए। गुजरात के सौराष्ट्र के कई गांवों में 2 दिन में भारी मात्रा में बारिश हुई है। बारिश की वजह से अनेक जगहों पे आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल आप तस्वीरों में जो देख सकते हैं वो जामनगर के पास आया हुआ आलिया बड़ा गांव है, जहां पे पूरा गांव पानी में गरकाव हुआ था। 6 से 7 फुट तक यहाँ पे पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से देख सकते हो आप लोगों के जो मकान है वो भी टूट गए हैं। यहाँ पे जो भी भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी की जो बात करें तो अभी यहाँ पे पूरे गांव में बिजली भी नहीं है, क्योंकि जो भी जीईबी के जो भी स्ट्रीट लाइट थी वो भी गिर गई है। उसकी वजह से पूरे गांव में बिजली नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के घर है वो गिर पड़े हैं। इसकी वजह से पूरा जो सरसामान है वो अंदर दबा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। छोटे छोटे नालों के उफान पर आने से कई सड़कें बंद हैं। शहर में कई जगह पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ स्कूलों में भी पानी भर गया है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी की ये तस्वीरें, जहां पर सड़क पर देखिए
पानी ही पानी भरा हुआ है। कुछ जो छोटे नाले हैं वो उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ में बाढ़ से लोग परेशान हैं। लगातार बारिश हो रही है, इलाकों में पानी भर गया है, छोटे छोटे नालों में उफान है और सड़कों पर अब इसका पानी आने लगा है। शहर में कई जगह पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आप तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी की देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ को ओडिशा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 पर भी बारिश और पानी ने मुश्किल बनाई हुई है। पानी भरने से नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच संपर्क कट गया है। कई जगहों पर गाड़ियों को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बाढ़ और नेशनल हाईवे बंद, ये दोनों तस्वीर बता रहे हैं कि किस तरह से अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो भी पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ को ओडिशा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 की तस्वीरें आप साथ ही देख रहे हैं, जहां भारी बारिश है, पानी है और मुश्किलें लोगों की बढ़ी हैं। नेशनल हाईवे को इस पानी बढ़ने की वजह से बंद करना पड़ा है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच संपर्क कट गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बाढ़ के बीच एक स्कूल बस फंस गई है और इस बस में ड्राइवर समेत 5 बच्चे मौजूद थे, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचे और सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बताया गया कि जिस इलाके में ये बस फंसी थी उसके 1.5 किलोमीटर का इलाका पानी में डूब गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी में स्कूल बस डूब गई है और आलम यह है कि उसमें ड्राइवर सवार था, 5 बच्चे सवार थे। हालांकि इन्हें जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे, सभी को सुरक्षित निकाला गया। बताया गया कि जिस इलाके में ये बस फंसी थी उसके 1.5 किलोमीटर का जो इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। रायपुर से आदित्य राय हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इस वक्त आदित्य, स्थितियां क्या हैं और कब तक काबू होने की उम्मीद है, क्योंकि जो तस्वीरें बता रही हैं वो तो लग रहा है कि संघर्ष लंबा है। जी प्रीति, देखिए छत्तीसगढ़ में स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के 4 जिले ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 190 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा पिछले जो है कि एक जिले में 190 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा जो है वो पिछले 24 घंटों में दर्ज की जा चुकी है। कई इलाके जो है वो टापू बन गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति महासमुंद और गरियाबंद इलाके में बन चुके हैं। यहाँ पर करीब 50 से ज्यादा गाँवों को बाढ़ के चलते खाली कराया गया है। गरियाबंद में फहरी नदी एक स्थानीय नदी है, इस स्थानीय नदी में बाढ़ आ गई है भारी बारिश के चलते हुए और पूरा जो फहरी नदी के रेडियस का करीब 150 किलोमीटर का इलाका है, 150 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। इसी रास्ते से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा नेशनल हाईवे 30 निकलता है और इस नेशनल हाईवे 30 पर करीब 6 फीट तक पानी जम चुका है, यानी एक आदमकद इंसान से भी ज्यादा नेशनल हाईवे पर पानी जम चुका है। नेशनल हाईवे पूरी तरीके से डूब चुका है और 14 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है कि अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का संपर्क आपस में टूट चुका है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर 1.5-2 किलोमीटर तक मैदानी इलाकों में भारी जल जमाव है, जिसके चलते हुए लोग उन इलाकों में फंस गए हैं। कई जगह पर स्कूली जो छात्र है वो भी वहाँ पर फंसे रहे। सीआरपीएफ के जवानों ने, आपदा प्रबंधन की टीम ने उनका रेस्क्यू प्रीति किया। स्थिति बिगड़ती जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों तक और भारी बारिश जो है वो छत्तीसगढ़ के मैं आपका दोबारा रुक करूंगी। इधर गुजरात में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। राजकोट के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से मुसीबत और बढ़ गई है। लोगों को बचाने के लिए वायुसेना लगातार काम कर रही है और इलाके में जहां तक नजर गई पानी पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद बचाव दल की टीमों ने एक रस्सी की मदद से लोगों को पानी से निकाला, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो तस्वीर गुजरात के राजकोट की है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बारिश के बाद कई इलाकों की हालत क्या है। राजकोट के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से मुसीबत और बढ़ गई है। लोगों को बचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखेगा, जिसके बाद बचाव दल की टीमों ने एक रस्सी का जुगाड़ किया और फिर लोगों तक मदद पहुंचाई ताकि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच पाए। अब आपको राजकोट की एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजकोट से आई ये तस्वीर किसी नदी की नहीं बल्कि एक सड़क की है और उस पर दूर से आ रही पुलिस की एक गाड़ी चलती हुई लग रही है, लेकिन
दरअसल ये गाड़ी पानी में बह रही है। वहां पुलिस की एक टीम बचाव के लिए पहुंची थी, लेकिन उनकी एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि पुलिस वालों ने काफी मुश्किलों के बाद भी इस इलाके में राहत और बचाव का काम जारी रखा और रस्सियों की मदद से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इलाके के कई घरों में पानी भरने की वजह से लोग मुश्किल में हैं। तो जो मदद के लिए हैं वो खुद अपने आप की मदद कब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कह पाना इस बार में मुश्किल। राजकोट की ये तस्वीर है। राजकोट से सामने आई तस्वीर नदी की नहीं बल्कि एक सड़क की है और उस पर दूर से आ रही पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही होगी। और दूसरी तस्वीर बचाव अभियान की है कि जैसे तैसे जो भी स्थितियां बन रही है उनकी कोशिश है पुलिस की टीम की कि लोगों तक सुरक्षित पहुंचा जाए और उनको वहां से सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि जो खुद मदद के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जा रही हैं कि मदद करनी पड़ रही है। पुलिस की ये गाड़ी चलती हुई आपको लग रही है, लेकिन ये गाड़ी पानी में बह रही है। वहां पुलिस की एक टीम बचाव के लिए पहुंची थी, लेकिन उसकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि पुलिस वालों ने काफी मुश्किलों के बाद इस इलाके में राहत और बचाव के काम को जारी रखा। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोड के ऊपर और सभी तरह गांव के अंदर पानी भर गया है सब जगह। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे सारे सबऑर्डिनेट स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारियों सबको सूचना दी है और उसके बेसिस पे सभी लोग इस बचाव की कामगिरी में लगे हुए हैं। रेस्क्यू की कामगिरी चल रही है, साथ के साथ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। बाढ़ और बारिश की कुछ और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह के हालात बने हुए हैं। भारत के हम बात करते हैं और सबसे पहले आपको गुजरात के हालात के बारे में बताते हैं। गुजरात के जामनगर, राजकोट, भावनगर, साथ ही जूनागढ़, ये वो हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त तबाही है। और अब 3 तस्वीरें इसके साथ ही। बाढ़ से 4 जिले प्रभावित हैं गुजरात में। बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं, रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अब एकमात्र मदद ही नजर आ रही है, क्योंकि वहां तक जाना सड़कों के जरिए तो नामुमकिन सा ही हो गया है। रिहायशी इलाकों में इस कदर पानी है कि अब रस्सियों के सहारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके, जहां पर यह सैलाब ना हो, ये बाढ़ की तबाही ना हो। राजकोट में पानी भरने से हालात बिगड़े हुए हैं। इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर राजकोट के एक रिहायशी इलाके की है। वहां कमर से ज्यादा ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, जबकि बीमार और बुजुर्गों के लिए परेशानी दोगुनी हो गई है। उनका अस्पताल पहुंचना तो दूर, बाहर निकलना तक मुश्किल है, जिसके बाद बचाव दल की टीमें इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में जुटी हैं। जितने लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या थी। एक मावड़ी रोड का ब्रिज का भी टॉप लेयर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, माइनर डैमेजेस हुए हैं ब्रिज को। जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ से प्रिकॉशन के रूप में अराउंड 1400 जितने लोगों को हम लोग ने टेम्परेरी हाई ग्राउंड पे शिफ्ट किया था। वहाँ पे उन लोग की खाने रहने की व्यवस्था की गई है। राजकोट में पानी भरने से हालात कितने बिगड़े हुए हैं, लगातार इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीर राजकोट की है, रिहायशी इलाके की ये तस्वीर है। वहां कमर से ज्यादा पानी भरा हुआ है और पानी भरने से लोगों को घरों से बाहर निकलना अब मुश्किल लग रहा है। बीमार और बुजुर्गों के लिए परेशानी और ज्यादा है। अस्पताल पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। बचाव दल की टीमें इन इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा कर पाना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि देखिए किस कदर रास्ते पर पानी भरा हुआ है और इन रास्तों से होकर ही गुजरना होगा, नहीं तो एयरलिफ्ट ही दूसरा एकमात्र साधन है, जरिया है, जिसके जरिए लोगों को वहां से हटाकर ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहां पर मेडिकल सुविधाएं भी हों और ऐसी जगह हो जहां पर पानी या सैलाब ना हो। एक दिन पहले भारी बारिश की वजह से राजकोट से तबाही की हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पानी की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और सड़क पर चल रही गाड़ियां बहती हुई दिखी, जबकि सड़कों पर मौजूद लोग किसी तरह एक दूसरे का सहारा बनते हुए सुरक्षित जगह पर जाते दिखे। लेकिन ये सुरक्षित जगह पर जाते दिखने की तस्वीरें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी ऐसे समय में जब किस तरह से गाड़ियां अपना कंट्रोल खो दे रही हैं,
गाड़ियां खिलौने की तरह पानी में बह जा रही हैं। ऐसे में जो लोग अपने आप को एक दूसरे का साथ समझकर मजबूती से पकड़े हुए हैं, ये मजबूती कितने वक्त तक बनी रहेगी, कब उनके पांव जमीन से उखड़ जाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये कल की तस्वीरें हैं और कल की तस्वीरों से लेकर आज की तस्वीरों में ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई हैं। इस जन सैलाब की वजह से लोग आजिज आ चुके हैं, लोग परेशान हैं और अब आलम यह है कि वो अपने घरों में भी नहीं रह पा रहे हैं। गाड़ियां उनकी खड़ी हैं या बह गई हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि गाड़ियां तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो और उसमें खिलौने बहते हो, ऐसा महसूस हो रही हैं। तो 13 सितंबर यानी कि कल की तस्वीर और आज 14 तारीख, लेकिन हालात में ज्यादा बदलाव नहीं है। इसलिए हालात में ज्यादा बदलाव नहीं है कि एक दिन पहले भारी बारिश की वजह से राजकोट से तबाही की हिला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हैं। भारी बारिश के बाद गुजरात के जूनागढ़ से भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां नदियों का पानी कई इलाकों में, रिहायशी इलाकों में घुस गया है। शहर के बीच से होकर गुजरने वाली एक नदी को देखकर इलाके के लोग सहम गए। नदी में इतना पानी भर गया कि उसके किनारों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो नदी में अगर किनारा समझ ना आए तो समझ लीजिए कि अब नदी का जो विकराल रूप है वो आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसा ही हो रहा है गुजरात के जूनागढ़ में, क्योंकि अब किनारे तो अता पता ही नहीं है उनका कि किनारे कहाँ थे इस नदी के। इतना बड़ा आकार इस नदी ने ले लिया है कि आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उसमें ये पानी दाखिल हो गया है और जन सैलाब के साथ साथ अब पानी का जो सैलाब है वो भी उस इलाकों में घुस रहा है जो कभी रिहाइश के लिए जाने जाते हैं और अब वहां पर पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। बारिश की वजह से भावनगर बांध में पानी बढ़ गया है और सुरक्षा की वजह से बांध के सभी 59 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के वजह से निचले जो इलाके हैं उनमें पानी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हालत ये है कि गुजरात के भावनगर इलाके में बांध में पानी बढ़ गया है और सुरक्षा की वजह से बांध के जो 59 गेट हैं, दरवाजे हैं, उन्हें खोला गया है। बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में भी पानी भरने का खतरा बढ़ा है और इसके बाद प्रशासन ने कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात के गिर में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां एक सड़क के किनारे से बहने वाली नदी का पानी सड़क पर आ गया है। पानी भरने से सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहां से गुजरने वाले लोग पानी भरने से वहां फंसे हुए हैं। तो गुजरात के गिर और वहां के हालात इस वक्त आप देखिए, लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि पानी में चल रहे हैं या सड़क के ऊपर चल रहे हैं और कब वो सड़क किसी गड्ढे के रूप में सामने आ जाएगी और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ये आलम इस वक्त भारी बारिश के बाद गुजरात के गिर में बने हुए हैं। लोगों की मुश्किलें, दिक्कतें बहुत बड़ी हुई हैं। वहाँ एक सड़क के किनारे से बहने वाली नदी का पानी सड़क पर आ गया है। पानी भरने से सड़क को अंदाज करना मुश्किल है। और महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, अमरावती की बात करते हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वहां से वो ये कि वहां पर वर्धा नदी में नाव पलट गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन लोगों की तलाश में पुलिस और प्रशासन के लोग जुटे हैं। नाव की मदद से इन लोगों की तलाश की जा रही है। तो अमरावती से खबर, जहां पर एक नाव जो है वो वर्धा नदी में पलट गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन लोगों की तलाश हो रही है और प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है। नाव की मदद से इन लोगों को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं लग नहीं रहा है कि हाल फिलहाल जल्द इन लोगों को तलाश किया जा पाएगा। उधर दमन और दीव के बीच कोस्ट गार्ड ने भी मछुआरों को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया हुआ है। देर रात कोस्ट गार्ड को मछुआरों के समंदर में फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद कोस्ट गार्ड एक हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर में फंसे इन मछुआरों तक पहुंचे और 175 किलोमीटर की दूरी तय कर 7 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस ऑपरेशन को कोस्ट गार्ड की टीम को 1 घंटे का समय लगा।
लेकिन आखिरकार उन्होंने कामयाबी हासिल की। दमन और दीव के बीच में कोस्ट गार्ड ने भी मछुआरों को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया हुआ है। देर रात कोस्ट गार्ड को यह इंफॉर्मेशन मिली थी कि समुद्र के आसपास कुछ मछुआरे फंसे हुए हैं। गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ के बाद इलाकों में हालात बिगड़े हैं। जामनगर के पास नागेश्वर में फंसे लोगों को वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से बचाने में जुटे हैं, जबकि दूसरी तरफ जामनगर के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से कई लोग अपने घरों में ही फंस गए हैं, जिसके बाद बचाव दल की टीमों ने इन लोगों को काफी देर तक कोशिश की और पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं, कई लोगों को बचाने की कवायद जारी है, लेकिन रोजाना इस तरह के वाकये हो रहे हैं कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीम से ही उम्मीदें हैं। वो जो दिल्ली कर रहे ने हरियाणा कर रहे करन तुसी उत्थे करो। एक 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा। गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों को की गई अपील सियासी हलचल बढ़ा रही है। हरियाणा और दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने पलटवार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। उनके जो अध्यक्ष हैं जाखड़, सुनील जाखड़, उन्होंने मंच से ओपनली कहा कि कैप्टन साहब का धन्यवाद कि उन्होंने सारे लोग हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर भेजे। फिर उन्होंने कहा हम इसकी फंडिंग भी कर रहे हैं, हम इनकी चिंता भी कर रहे हैं। ये उनके जाखड़ साहब के मंचों से बयान है, वीडियो रिकॉर्डेड बयान है। तो कांग्रेस राजनीति कर रही है और आज क्योंकि उनके सिर पे आन पड़ी है तो आज इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि नहीं आप भी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे जाओ। असली बात पे आते नहीं। उनकी ड्यूटी बनती थी कि जब ये एजिटेशन शुरू हुआ था पंजाब से, तभी जाके प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ जाते और बीच में दोनों में बातचीत करवा के मुद्दे को ख़त्म कर उनकी मांगों एक्सेप्ट करने के लिए केंद्र के ऊपर दबाव डालते। लेकिन इतना लंबा समय हो गया, साल पूरा होने लगा, तो अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठ के तमाशा देखते रहे। अब जब खुद पहली बार बाहर फील्ड में निकले हैं प्रचार के लिए, तो तब उनको याद आई कि इनका मुद्दा है और इनको बोलने लगे हैं कि आप वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और इसी बीच किसान आंदोलन और उनकी मांगों को अब तक समर्थन करते आ रहे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों से जुड़े एक बयान पर हंगामा खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को होशियारपुर में एक सरकारी कॉलेज के आधारशिला रखने के लिए आए थे और इसी दौरान मंच से अमरिंदर सिंह ने किसानों से पंजाब से बाहर प्रदर्शन की अपील की, जिस पर सियासी घमासान मच गया। उन्होंने दलील दी कि पंजाब में 113 जगहों पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से राज्य को काफी नुकसान हुआ है। पंजाब में भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे ने हरियाणा कर रहे करन तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत से मेरी सहयोगी शिवानी पांडे ने बातचीत की है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल बयान दिया था किसानों को लेकर, उसी को लेकर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका। पहला सवाल राकेश जी यही है कि आखिर पंजाब के सीएम के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमने दे दिया होगा, सलाह दी कि भाई मेरे यहाँ तो वो ठीक चल रहा है मामला,
और जो 3 कानून है भारत सरकार लेकर आई, उनसे आप बात करो, यही तो कहा उन्होंने। जी राकेश जी, किसान आंदोलन की वजह से पंजाब को हो रहे आर्थिक नुकसान पर क्या कहेंगे आप? हमने ये कहा कि ये नुकसान तो देश का होगा भाई, ये नुकसान तो देश का हो रहा होगा ना, किसानों का भी नुकसान हो रहा। वो अपने फसलों को आधे रेट में बेचता है और पूर्ण रूप से इसकी भारत सरकार जिम्मेदार है। तो नुकसान तो किसान को भी बहुत है ना। जी, लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं राकेश जी कि किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार ही है। अब बताओ, अब आरोप अगर दोनों चीजें कैसे लगेगी? आप ही कहते हो पूरी सरकार कह रही थी कि इसे दूसरी पार्टी चला रही, दूसरी पार्टी भी हमारे खिलाफ है, तो इस आंदोलन को किसान चला रहा है। इसका मतलब ये है कि इस आंदोलन को किसान चला रहा है और उसकी फसलें कम रेट पे बिक रही है, जो उसकी फसलों की गारंटी हो, जो एमएसपी की गारंटी है, वो सरकार दे, उस किसानों को लाभ उनको हो जाए। ये हमारा सवाल है। 3 काले कानून है, इसको भारत सरकार वापसी ले, ये सारे सवाल हमारे हैं। जी, और राकेश जी, क्या आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये अपील जो है कि किसान पंजाब के बाहर धरना दें, इसे मानेंगे? नहीं, वो तो वहाँ की जो जत्थेबंदी है, अगर कैप्टन साहब को कोई मामला है, कोई दिक्कत है, बातचीत करनी है पंजाब के बारे में, तो पंजाब के बारे में कैप्टन साहब उनको बुलवा कर बातचीत करें। अगर कोई मामला उनका है तो अपनी समस्या उनके सामने रखें। जी, और राकेश जी, आज प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ जाएंगे और जाट समुदाय जो है उसको साधने की वो कोशिश करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? ये तो एक बीमारी है ना कि एक समुदाय का नाम लो, उसमें बीजेपी वाले भी शामिल है, ये प्रेस के लोग भी शामिल हैं। वो तो किसान थे, राजा परिवार से थे, जाट तो नहीं थे, वे किसान थे। वे तो उनकी रियासत में क्या एक ही समुदाय के लोग रहते थे और उन्हें तो अपनी सब प्रॉपर्टियां दान कर दी थी। उनके नाम से तो बहुत संस्थाएं और वो सब बहुत बनी हुई है। लेकिन ये आज 5 ईंट रख के शिलान्यास करके और आधे देश को बेच दिया, बनी हुई बिल्डिंग को बेच दिया और 5 ईंट रख दी कि इसका निर्माण हम कर रहे हैं। ये देश की जनता सब जानती है कि उन्होंने क्या क्या चीजें बेची और आज किस हुनर से वो रख रहे हैं। वो तो उनकी जमीन उनकी है, वहां पे भाई बहुत सी जमीन उनके नाम से है, उन्हीं की जमीनें हैं, उनकी जमीन निकलवा के। और ये तो पहले भी, आज से पहले भी बहुत संस्थाएं समाज के लोगों ने दी, अलग अलग समाज के लोगों ने अलग अलग संस्थाएं महापुरुषों के नाम से बनाई, जमीनें दान दे के बनाई। लेकिन क्या किसी को राइट्स है कि जमीन जो हमने सरकारों को जमीन दी, वो सरकारों ने वही जमीन फिर बेच दी? हमने तो 22-22 हजार एकड़ जमीन गांव के लोगों ने दान में दी, लेकिन सरकारें उस पर संस्थाएं खड़ी कर आज उसको बेचने का काम कर रही है। ये एक बहकावा है पूर्ण रूप से। जी, ठीक है राकेश जी, और आपको क्या लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया कि आप दिल्ली और हरियाणा में आंदोलन कीजिए, इसके समर्थन में अब आपको क्या लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या नहीं दिखते हैं? नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि कैप्टन साहब भी तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली ने ये कानून जो लाया है, दिल्ली लेकर आया है, तो कम से कम 1 साल बाद उन्हें पता तो चलेगा कि कानून की पूरी वो है, वो दिल्ली लेकर आया, आंदोलन दिल्ली पे होना चाहिए। अगर यही सारे मुख्यमंत्री ये कहते, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी यही कहना चाहिए था कि भाई मेरे यहाँ पे मत करो और आप दिल्ली जाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो आंदोलन तो दिल्ली के खिलाफ होना है ना, उनके जो भाई बंद है उनके खिलाफ आंदोलन होना है। तो राकेश जी, आपकी आगे की अब क्या रणनीति होने वाली है? हम तो रणनीति क्या, किसान की क्या रणनीति होती? किसान तो जब फसल भी बोता है, वो भी 6 महीने 1 साल की फसल बोए, उसका नुकसान हो जाता है, अगले बार फिर हल जोत के और फिर उसमें बीज डाल दे। हमें तो हल जोतना और हल से ही हल निकालना, किसान इसका हल निकाल सकता है। सरकार अगले साल बात कर लेगी, कोई अभी ज्यादा टाइम तो होगा, 10 ही महीने तो हुए, अगले साल बात कर लेगा अगली सर्दियों में।
राकेश जी, आपके आंदोलन इस सरकार में- का जी। बगैर इलाज करे ये किसान बगैर इलाज करे यहां से जाएगा नहीं। सरकार ध्यान से कान खोल कर सुन ले। ये जितने एलिगेशन लगाने, इनको जो भी कर्मकांड करने, ये इस आंदोलन को एक समुदाय का बताओगे, इस आंदोलन ये ठाकरू का बताओगे, ये आंदोलन इसे गुजरू का बताओगे, ये से अफगानिस्तानियों का बताओगे। इन्हें जो करना है ये देश की जनता और देश की सब समाज इसको समझ गया है। जी, राकेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कई ऐसे किसान हैं आपके आंदोलन में जो पंजाब से ही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है पंजाब में? राकेश जी, पता नहीं, हम तो टेक्निकल भाषा जानते नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कैप्टन साहब को बात करनी है तो हमारी पंजाब की जत्थेबंदी है, वो बात कर ले उनसे। जी, यानी कि आपको क्या लगता है बातचीत आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? आगे कहां पर कमी आ रही है? क्योंकि काफी लंबे वक्त से आप सब बैठे हैं और नरेश तोमर जो हैं उन्होंने भी कहा है, भारत सरकार, उन्होंने ये कहा भारत सरकार जब बातचीत करेगी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन कंडीशनल बात नहीं होगी। वो ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे और हमने मसौदा तैयार कर लिया, आप उस पर साइन कर दो, स्टैंप लगा दो, वो तो नहीं होगा। अगर उनको बातचीत करनी है बगैर कंडीशन के बातचीत होती है। जी, बहुत शुक्रिया।